यस, तो सबसे पहले तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, है ना। कल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी की क्या वैल्यू होती है, आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अब ये डिस्कस जब हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जरा देखो ध्यान से। हाँ, हम इसे कैसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि न्यूटन का फॉर्मूला लगाना है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, और एक वेट का फॉर्मूला लगाना है। किस किस के दो फॉर्मूला लगाने हैं, एक तो न्यूटन का फॉर्मूला और एक ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले, दो। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग कहां क्या निकाल रहे हैं, फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उससे फॉर्मूला क्या होता है, F equals to G m1 m2 by r square। ठीक है, वैल्यू ऑफ G निकालने के साथ में हम लोग एक साथ दो चीज कर रहे हैं, एक साथ दो चीजें क्या कर रहे हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन भी निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार जो अभी यार मैं लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल। ठीक, दोनों रिलेशन एक साथ चला रहे हैं। तो इस चीज को पहले करेंगे, सुन लो एक मिनट, इस चीज को पहले करेंगे बाद में इसको करेंगे। तो पहले इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये न्यूटन का फॉर्मूला लिखा है, और न्यूटन का फॉर्मूला क्या है, F बराबर G m1 m2 by r स्क्वायर। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में नहीं, ठीक है। क्वालिटी, कल बहुतों ने कहा है कि क्वालिटी खराब आ रही थी, तो ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ वेट, फॉर्मूला ऑफ वेट, तो वो क्या जानते हैं हम लोग, जो कि F है होता वो क्या है, ये वेट की फॉर्मूला mg का बराबर होता है। अब लेकिन कुछ इसमें ना चेंजेस करेंगे। किसमें चेंजेस करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है ना, हमारे पास जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है यानी ये वाली, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, चेंजेस। देखो कैसे, जो कैसे चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं देखो जरा ध्यान से। इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी ये वाली क्या लिख रहे हैं, m1 को m मान रहे हैं। ठीक, ये क्या है, कोई मास ऑफ बॉडी है। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना m स्मॉल m, तो यहाँ पे जो ये स्मॉल m है, इट इज नथिंग बट द मास ऑफ अ बॉडी। ठीक, ये किसी जो वेट निकाला है हमने, ये वेट का जो फॉर्मूला लिखा है किसी बॉडी के लिए लिखा है। किसके लिखा है, फॉर्मूला ऑफ अ वेट फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब कहें कोई भी m2 को क्या लिख रहे जा रहे हो, तो हम कहेंगे भाई m2 जो है वो कैपिटल ME लिख के जा रहे हैं, कैपिटल ME। ये क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ अर्थ। अच्छा, स्मॉल r कल बताई थी, स्मॉल r दो मासेस के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ जो डिस्टेंस है हम लोग रेडियस लेके चल रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों लेके चल रहे हैं, जब भी ये फॉर्मूला आता है, कल भी बताया था मैंने, स्मॉल जी और m ये वेट है, तो वेट क्या करता है, हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक सेंट्रल फोर्स यहाँ से और दूसरा ये वाला, समझ में आ रही है बात। तो ये कुछ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कुछ इस तरह से हुआ होगा कि जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक, और उसी के रिस्पेक्ट में हम अर्थ के अंदर ही तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ये बॉडी, तो हम जो अर्थ का रेडियस ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखने जा रहे हैं, r is nothing but the radius of अर्थ। ठीक है जी, तो
हाँ, तो अब क्या करने जा रहे हैं, ये तीनों की तीनों वैल्यू बच्चों, ये तीनों की तीनों वैल्यू जो है ये और ये इधर पुट करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर इधर। तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू G स्मॉल m कैपिटल M E अपॉन R E स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई जहां हमने m1 m2 r की वैल्यू इधर पुट करके, तो हमारे पास ये नई इक्वेशन बन गई है। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये और ये कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड वी गेट, तो कंपेयर करें क्या मिलेगा आपको भाई, mg इज इक्वल्स टू GM_ME अपॉन RE का स्क्वायर। m से m गया तो g की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दिख रहा है, तो g की वैल्यू क्या आ गई, GME अपॉन RE स्क्वायर। RE स्क्वायर। तो आज से हम लोग याद रखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन जो ये लिखा है ना, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या है, GME अपॉन RE स्क्वायर। और सिंपल क्या लिखते हैं, सुनो, ये तो रेट अर्थ के रिस्पेक्ट में बात आ गई। हम लोग इसे सिंपल कैसे याद करेंगे कि मतलब जरूरी थोड़ी कि हम अर्थ के लिए हमेशा निकालें ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो हम लोग कभी कभी किसी और बॉडी के लिए भी कर सकते हैं, तो वहां हम लोग ये लिखेंगे, ध्यान रखना, G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। आपको डिपेंड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं, R भी हमें बाद में देखे जाएगी, ठीक है, लेकिन R इतना पक्का है डिस्टेंस को डिनोट करेगा दो बॉडी के बीच की। तो दोबारा से न्यूटन्स का फॉर्मूला लगाया हुआ है, Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, जो कल डिस्कस हो गया था। फिर हमने m1 m2 के बारे में डिस्कशन किया, m1 स्मॉल m मास, m2 मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ। फिर हमने ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी है। पुट करने के हमारा कुछ ये आंसर आया है, ये आंसर आ गया। एक फॉर्मूला फोर्स का ये, एक फॉर्मूला फोर्स का ये, दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके कुछ रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, ठीक है। सोनू तोमर सर गुड इवनिंग। उदय बोला सर नमस्ते, सर 12th का भी पढ़ा दो। राहुल बना नमस्ते सर। नमस्ते बेटा सर, नमस्ते। तो यस, नाउ वी विल डिस्कस। उदय बोला तो अपना वाला है। यस सर। अब सुनो, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में तो रिलेशन आ गई, निकाल ली। अब अगला स्टेप क्या हम लोगों को फॉलो करना है, एक चीज तो आ गई है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी और निकालना है। तो आप लोग पहले इतना जल्दी से लिख लो, स्पीड में लिखो, जल्दी लिख सकते हो, फिर मैं तुम्हें इसकी वैल्यू बता देता हूँ। देखो इसे डाल देना, इक्वेशन नंबर 4 डलेगी। यानी देखो, क्योंकि जब हम वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क, तो हमें कैपिटल जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 into 10 की पावर -11। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम क्या कहलाता है, मास ऑफ अर्थ। क्या कहलाता है ये, मास ऑफ अर्थ। वैल्यू कितनी होगी, ये भी याद करानी पड़ेगी हमें, 6 into 10 की पावर 24 kg। कितनी वैल्यू है, 6 into 10 की पावर 24 kg। अच्छा, r is nothing but the radius of earth, radius of earth। कितनी वैल्यू है ये भी याद करनी पड़ेगी, 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी बच्चों। ये आपके पास ये सब कुछ रिजल्ट है, आप इसको यूज करिए। और इस तीनों, ये जो तीनों वैल्यूज आपके पास आई हैं, कैपिटल जी, एम ई, आर ई, इसमें पुट करके स्मॉल जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
अब बात आती है इसकी वैल्यू कितनी। भाई देखो अब हम लोगों को ये भी करना है कि इसमें वेरिएशन कितना आता है ना। तो हम लोग अभी सब देखते हैं वन बाय वन, एक एक चीज़ें इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पोर्शन रफ कर दूं, ये वाला पोर्शन रफ कर दे रहा हूँ, है ना। चलो देखो बच्चों, क्या करना है हमें, देखो ध्यान से देखो जरा। हम लोग क्या करने आ रहे हैं, ये तीनों वैल्यूज इधर देख लो, पहले समझ लो। ये तीनों वैल्यू, ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये तीनों वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इधर। कहाँ पर, यहाँ पर देखते क्या वैल्यू आ रही। तो स्मॉल g इक्वल्स टू, स्मॉल g इक्वल्स टू 6.67 into 10 की पावर -11 into mass of earth 6 into 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 into 10 की पावर 6 और उसका भी क्या स्क्वायर। ठीक है, क्या करना, वैल्यूज को मल्टीप्लाई। 6.67 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है लगभग 40.02। 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, 10 की पावर 13 अपॉन 6.4 का स्क्वायर 40.96 होता है। ठीक है, और 10 की पावर 12, इसे ऊपर भेज दो और इसको डिवाइड दे दो, 0.978 के आसपास आएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने लगभग 0.978 के आसपास आता है। और 10 की पावर कितनी रह गई, 1, क्योंकि 12 जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, मतलब सॉरी +12 ऊपर जाके +1 बचेगी, है ना। आप इस पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो, 10 की पावर 1 है तो 9.78। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या बोल देते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ G। जल्दी से लिख लीजिए। अब इसका देखेंगे कि वेरिएशन क्या क्या आता है। जो जी की वैल्यू निकाली है 9.8 के आसपास, तो हम ये देखेंगे कि जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है, स्मॉल जी का वेरिएशन हम लोग 3 जगह पढ़ेंगे। कितनी जगह, 3 जगह, बोलो कितनी जगह, 3 जगह पढ़ेंगे। और तीनों जगह के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैसा कैसा वेरिएशन है। ठीक है, 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे। हाँ मीटर में तो किया है ना, ये ना देख, हाँ मीटर में करना है। कोशिश करो मीटर में ही हो तो ज्यादा बेटर है ना, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब सही आ रही है बात, ज्यादा ऊपर तो नहीं आ गया, चलो ठीक है, देखी जाएगी है। चलो वेरिएशन ऑफ जी देखते हैं कैसे कैसे आता है। ठीक है,
ठीक है, देखो वेरिएशन ऑफ जी, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग फॉर द एग्जाम पर्पस। ठीक है, ये 3 जगह पढ़ना है हमें। कितनी जगह पढ़ना है? 3 जगह पढ़ना है। सबसे पहला एड सम हाइट, एड सम हाइट above the surface of earth, above the surface of earth, अर्थ से कुछ हाइट ऊपर, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर मारनी, ठीक है। एट सम डेप्थ below, not above, below the surface of earth। दिख रहा है साफ साफ? और थर्ड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट लैटिट्यूड। ये 3 कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम अगर हाइट वाले का कैलकुलेट करेंगे तो जरा देख लेते हैं कैसे होता है कैलकुलेट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट वन व्हिच इज at some height above the surface of earth। Let's start। First we have to draw the diagram। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्या हेडिंग है हमारी? above the surface, है ना। हेडिंग में लिखवा जो हम थोड़ी देर पहले, तो हेडिंग में इसे ए डाल देते हैं सबसे पहले, है ना। अब डायग्राम देखो कैसा है, देखो ध्यान से सब लोग, इधर देखो डायग्राम देखो। सबसे पहले आपने क्या बनाया है? सर्कल मार्क बनाया, ठीक है। अर्थ इज अ स्फीयर, हम अर्थ को स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सर्कुलर हमने दिखाया, उसका मतलब आगे का पोर्शन, फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब इसको हमने क्या करा आगे, क्योंकि हमने पहले कहा कि अर्थ पे हमें क्या करनी है, उससे कुछ हाइट पर निकालना है। क्या कहाँ निकालना है? हाइट। ये हो गया कुछ इस तरह, ठीक है। एट सम हाइट, अर्थ का सरफेस देखो, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ ये इसका अर्थ का सेंटर है ना, यहाँ से आता है कि रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है इतना, दैट इज एच। यस, अबव द सरफेस कह रहे हैं ना, एट सम हाइट, अबव द सरफेस एट सम हाइट, है ना। एट सम हाइट, बोलो एट सम हाइट। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग अर्थ के लिए निकाल रहे हैं, तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम अर्थ की पहले बता देते हैं भाई अर्थ का कितना होता है ना। अर्थ पे जी की वैल्यू कैसे पढ़ते हैं? एट अर्थ सरफेस, कहां पर? एट अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ जी, और फिर जी भी कौन सा वाला? स्मॉल जी वाला। वैल्यू ऑफ जी कौन सा वाला? कौन सा वाला? स्मॉल जी। तो कैसे लिखते हैं स्मॉल जी की वैल्यू? जी इज इक्वल टू gm अपॉन r। बोलो कोई दिक्कत? ये निकाला हमने, अर्थ के सरफेस तक का निकाला, ठीक है। अब क्या करना है? अबव द सरफेस पे जाना है, अबव द सरफेस, ठीक है। ये मान जाएगी अबव द सरफेस, हम कैसे जा रहे हैं तो लिख दो एट सम हाइट, एट सम हाइट। तो अब क्या हो जाएगा? एट सम हाइट को लेने के बाद देखो यार, देखो एक्चुअली स्मॉल जी जो है अर्थ के अंदर ही वेरी कर जाता है। स्मॉल जी अर्थ के अंदर ही वेरी, तभी तो 3 जगह निकाल ले। वेरिएशन ऑफ जी का मतलब क्या है कि स्मॉल जी का वेरिएशन अर्थ के अंदर भी होता है, उसके अंदर, ठीक है। कोर पे कुछ और होगा तो तुम देखोगे, ठीक है। कोर के अलावा, कोर मतलब सेंटर पर, सेंट्रल पार्ट यानी वाला, ठीक है। सरफेस पे कुछ और होगी, पोल्स पे कुछ और होती है। हम कहीं कहीं 9 पॉइंट ले लेते हैं, कहीं 10 ले लेते हैं। तो ये क्या है?
वेरिएशन ही तो है। तो कितना वेरिएशन है, कहाँ का वेरिएशन है, वो इसमें से कुछ पार्ट को सिलेक्ट करा जाता है। अब देखो जब वेरिएशन है तो सेम तो लिख नहीं सकते जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जी डैश मानना पड़ेगा। तो हमने इससे जी डैश मान लिया, ये क्योंकि एट सम हाई डैश है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। यस एग्जैक्टली, r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। किसे डिवाइड किया, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से। तो हमने क्या देखा, डिवाइड करने के बाद हमने क्या देखा, g अपॉन जी डैश निकाल दिया। या तुम ऐसे कर सकते हो, जी डैश अपॉन जी निकाल दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, मर्जी है अपनी, वो तो बाद में इंटरचेंज करना पड़ेगा। चलो मैं 2 डिवाइड बाय 1 ही कर देता हूँ, जी डैश अपॉन जी निकाल लेता हूँ। तो जी डैश अपॉन जी निकालूंगा तो जी डैश की वैल्यू ये है ना, देखो इधर जी डैश की वैल्यू ये है, क्या है, gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, और फिर g की वैल्यू पुट करो, gm अपॉन r स्क्वायर, gm से gm कैंसिल हो गया। ये चौथा वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का। इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, एक मिनट देख लो, r प्लस h अपॉन r की होल पावर -2। दोनों समझ में आया मैंने क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया, स्क्वायर लगा दे, समझ में आया, नहीं तो देखो, चलो मैं लिख देता हूँ, देखो नहीं आया बस समझ, तो ये देखो इधर देखो, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, r अपॉन r प्लस h का पावर 2 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगले स्टेप में से ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे फ्लिप करना है हमें, अभी तो प्लस की पावर है, और हम फ्लिप कर देंगे पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो r प्लस h अपॉन r की पावर -2, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी डायग्राम हटा देते, इसके बाद का सारा यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। डायग्राम बना लिया तुमने, यस सर, ठीक है। अब देखो आगे, ये लाइन खींची हमने, और ये वैल्यू एक्चुअली क्या आई है, g डैश अपॉन g की वैल्यू क्या आई है, r प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर -2 आई है। ठीक है, घूम लड़ाका हो गया एकदम। चलो हाँ, चलो वही आगे आप क्या कर रहे हो, देखो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, या चलो एक स्टेप और थोड़ा पड़ेगा। देखो मैं क्या करने हैं, देखना है जी डैश अपॉन जी अगर मैं निकालूंगा तो r का डिवाइड दोनों साइड दोनों में दो, तो बोलो क्या आएगा, r अपॉन r है ना, प्लस h अपॉन r, और वो क्या है -2, ऐसे होगा। तो क्या ऐसे हम काट के क्या लिखेंगे इस चीज को, 1 लिखोगे, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख दूं, और लिखोगे क्या किया मैंने, तो 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। अब कुछ एक ऐसी चीज है जो मैथ से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। अगली चीज क्या है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। कौन सी थ्योरम, बायनोमियल, हां यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। उसमें होता क्या है, 1 प्लस x की पावर जो n है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो n है ना पावर वाला, x के साथ मल्टीप्लाई होता है बस, इस तरीके से। आगे के कोएफिशिएंट लेने नहीं हमें, वो बहुत ज्यादा लेस हो जाते हैं तो वो नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो बस जो भी है पावर दिख रही है, ये 1 है, 1 है, इसे x मान लो, 1 प्लस x की पावर n। तो रूल क्या कह रहा है, पावर x के साथ में क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई। x के साथ में क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई। x के साथ में क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई। तो फिर भाई हम लोग यही तो करेंगे। तो ये जो पावर है इसके साथ क्या होनी चाहिए थी फिर, मल्टीप्लाई। तो फिर लिख दो
जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाय आर। आ गया डेरिवेशन हमारा, कितना इजी है, फटाफट लिख लो। आपको यहाँ से पूछे कि भाई इसका वेरिएशन बताओ, वेरिएशन कितना है, तो वो और निकलवा देंगे। मतलब परसेंटेज चेंज इन जी कितना होगा, तो वो ही निकाल लेंगे इसका। सब जल्दी से भैया, चलो देखो अगले स्टेप में क्या करना है। ये इन्वर्स क्यों किया, इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा बेटा। कैसे डिवाइड देगा, फॉर्मूला दे पर ये आना चाहिए, कैसे लाएगा बता। डिवाइड नहीं दे पाएंगे ना, आर का आर में से कोई डिवाइड होता है, कभी पढ़ा है? मैं तो नहीं पढ़ा हूँ डायरेक्ट आर का ऐसे आर से डिवाइड हो जाए, लेकिन मुझे डिवाइड तो देना है, तो मुझे इसका ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही ऑर्डर रिवर्स कर दूंगा तो ये मतलब सेपरेट डिवाइड हो जाएगा, जो मैंने करा हुआ है ना। अब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज कितना है वो निकाल देते हैं हम। तो इसे क्वेश्चन नंबर डाल देना, कोई तुम्हारे अपने हिसाब से देखना जो भी। नेक्स्ट लिखोगे परसेंटेज चेंज इन जी, ये कैसे निकलेगा, देखो इधर ध्यान से। ये तुम्हारे पास ये टर्म आया है, इधर देख लो, एक बार इधर देखो, क्या देखो, जी डैश अपॉन जी वैल्यू आई है। अब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है जी में, कैसे निकाल लें, इस जी का इधर की साइड मल्टीप्लाई कराना है। किधर मल्टीप्लाई कराना है, इसको कहां, यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे, जी डैश बराबर 1 माइनस 2h बाय आर इंटू जी। कोई दिक्कत, फिर क्या किया, इस जी का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2h अपॉन आर और जी। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, इसको उधर भेजना है, इसको उधर भेजना है, मतलब दिस टर्म इज गोइंग इधर और ये वाला टर्म गोइंग इधर, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 2h अपॉन आर इंटू जी बराबर जी माइनस जी डैश। और यार जी कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या आएगा, डिवाइड में। तो आज से हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कई बार इसके क्वेश्चन आए हैं कॉम्पिटिशन में इस फॉर्मूले में, कि अगर 10% हम वेरिएशन दे दें तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा जी के अंदर। हैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, काफी सारे समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये तो अब अपना सरफेस का कहानी हो गई पूरी। अब हमें करना है अपना नेक्स्ट, ऐड सम डेप्थ। उसका डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कल करेंगे इसके बारे में। ऐड सम डेप्थ करना है हमें, अगली हेडिंग। उसका डायग्राम तो बना ही देते हैं, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। तो डायग्राम देखो और हेडिंग देखो, क्या लिखोगे, हेडिंग देखो क्या लिखोगे, देखो यहाँ डाल लोगे आप बी, क्या डालोगे बी, और यहाँ क्या लिखोगे, बिलो, क्या लिखोगे, बिलो द सरफेस, यानी एट सम डेप्थ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट सम डेप्थ। और जैसे डेप्थ पे कैलकुलेट करना है तो डायग्राम भी बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएगा। देखो डायग्राम बना रहे थे और बाकी कल पढ़ेंगे,
ठीक है, डायग्राम देख लो, देखो डायग्राम। ये हो गया बच्चों, ठीक है। देखो ये रियल सरफेस है, ये आप डायग्राम बना लो ध्यान से। ये आपका रियल सरफेस है, एक तरह से कंसेंट्रिक सर्कल टाइप में दिख रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, ये आर है, ये क्या है हमारे पास आर है ना, और ये जो दिख रही है ये डेप्थ है, ये क्या है, ये डेप्थ कितनी। तो हम लोग कल जो कैलकुलेट करेंगे वो इसी डेप्थ के लिए करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बना लो और बाय बाय। रेगुलर क्लास होगी 11th की, आप सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, कोशिश ये जारी रहेगी ऑनलाइन।